बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज करने लगे हैं और एक्सरसाइज में सबसे पहले हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पोटेंशियल एक गिवन रीजन ऑफ स्पेस के लिए कांस्टेंट है। हमने बताना यह है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो होती है या नॉन ज़ीरो होती है इस रीजन के लिए, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और पोटेंशियल के दरमियान रिलेशन क्या होता है। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट का, और उसमें हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइडेड बाई डेल आर। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक बात कही गई है कि आपका पोटेंशियल कांस्टेंट है, यानी कि ज़ीरो है। तो अगर आपका पोटेंशियल ज़ीरो है तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो होगी। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इज़ ज़ीरो इन दैट रीजन ऑफ स्पेस। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। हमने सपोज करना है कि एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से है। अब हमने बताना यह है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और पोटेंशियल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो पहली चीज़ की जो आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। तो अगर हम एक ऐसी फील्ड को फॉलो कर रहे हैं जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से है और उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड हो, तो ऐसी फील्ड के लिए जो हमारा डिस्टेंस आर है इंक्रीज करता है, यानी डिस्टेंस आर इस केस में क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीज कर रहा है। और पोटेंशियल की रिलेशन हमने यहाँ पे पढ़ा है v इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। सिमिलरली हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड का रिलेशन यहाँ पे पढ़ा है E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब पोटेंशियल के केस में देखें या इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में देखें, दोनों केसेस में डिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर इन्वर्स रिलेशन, इससे क्या मुराद है कि डिस्टेंस के इंक्रीज होने से आपका पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या कर रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं हेंस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल विल डिक्रीज इन सच अ केस। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं, कौन सी प्लेट पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही है। तो इसकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, और इस डिवाइस का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ऑन ब्रिंगिंग अ चार्ज प्लेट क्लोज टू द प्लेट ऑफ द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। यानी कि हम अगर चार्ज प्लेट को या डिस्क को प्लेट ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के क्लोजली प्लेस करेंगे तो हम देख सकते हैं कि कौन सी प्लेट पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है और ये यूज़ होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ चार्जेस के लिए। तो होगा क्या कि अगर डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट इंक्रीज कर जाएगी तो प्लेट आपका पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगी, और अगर डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट आपका डिक्रीज कर जाएगी तो प्लेट नेगेटिव चार्ज कैरी करेगी। क्वेश्चन नंबर 4, हमने डिस्क्राइब करनी है फोर्स और फोर्सेस एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के ऊपर जब हम उसको प्लेस करें बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। अब दो केसेस हैं, पहला केस विथ सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस। तो इसका आंसर क्या होगा कि सिमिलर चार्जेस से मुराद कि आप दोनों प्लेट्स को या पॉजिटिव चार्ज रख लें या नेगेटिव चार्ज रख लें। हम कंसिडर करते हैं कि वो दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो जब पॉजिटिव चार्ज प्लेस होंगी बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, तो नेट फोर्स क्या होगी, एक्टिंग ऑन द चार्ज विल बी ज़ीरो। क्या रीज़न है कि जब दोनों प्लेट्स आपकी सेम होगी तो होगा क्या कि उसकी रिपल्शन होगी, दोनों प्लेट्स के साथ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से फोर्सेस की डायरेक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी, तो नेट फोर्स आपकी ज़ीरो की इक्वल आ जाएगी। सिमिलरली इसका दूसरा केस है विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। तो जब हम ऑपोजिट चार्जेस को प्लेस करें बिटवीन द प्लेट्स तो होगा क्या कि पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट, और इसमें आपकी नेट फोर्स किस तरह से आएगी, क्योंकि इसमें फोर्सेस की डायरेक्शन एक ही तरफ है, यानी सेम डायरेक्शन में फोर्सेस मूव कर रही हैं। तो नेट फोर्स क्या होगा, दोनों फोर्सेस का सम होगा, तो हमारे पास नेट फोर्स 2F के इक्वल आएगी। तो ये इन दोनों पार्ट्स का अलग-अलग आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ए का भी बी का भी। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया भी था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, उसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फोर्थ प्रॉपर्टी थी, वहाँ पर भी मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और अक्सर पेपर्स में आता भी है। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्यों? वहाँ पर भी हमने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती क्योंकि ई की
एक ही डायरेक्शन होती है एक गिवन पॉइंट के ऊपर। अगर लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो ई की मोर देन वन डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि ई जस्ट एक ही डायरेक्शन रख सकता है, ई के ऊपर ई की सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकती है। उनके क्रॉस करने की वजह से ई की डायरेक्शन एक से ज़्यादा हो जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये इसका आंसर था। चाहे आप ये वाला आंसर कर लें या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज़ में फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वहाँ पर भी आपने इसका आंसर पढ़ा था कि नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, दिस इज बिकॉज ई हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट। इफ द लाइन क्रॉस ई कुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आप ये आंसर भी इसका कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन है कि अगर एक पॉइंट चार्ज जिसका मैस m है, अगर हम उसको एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज कर देते हैं तो जो जिसमें फील्ड लाइंस एक ही सेम डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही हैं, तो आपने ये बताना है कि क्या वो रेक्टिलिनियर मोशन बनाते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड से पहले हम मुराद देख लेते हैं, क्या मुराद है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड से मुराद है कि जो आपकी लाइन ऑफ फोर्स है, ना ही वो पैरेलल होती हैं और ना ही वो इक्वली स्पेस्ड होती हैं। तो इसमें हम दो केसेस को स्टडी करते हैं। केस नंबर 1 ये है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज की वजह से हो, जिसका मैस m हो, तो वो एक रेक्टिलिनियर मोशन बनाती है। लेकिन जब फील्ड हो ड्यू टू टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स, जब दो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स होंगी तो वो रेक्टिलिनियर मोशन नहीं बनाती हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि क्या ई 0 होता है इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून, अगर बैलून आपका स्फेरिकल शेप में हो, और साथ ही वो हमें कह रहे हैं कि आप एज्यूम करें कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सरफेस, यानी सरफेस के ऊपर हमने उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब आप लोगों को इसकी स्टेटमेंट से याद आ रहा होगा गॉसेस लॉ की पहली एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन भी कुछ इसी तरह की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज्ड स्फीयर। अगर उस एप्लीकेशन को आप याद करें गॉसेस लॉ की, तो वो बहुत सिमिलर है जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। वहाँ पर भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना था इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर, और हुआ क्या था, उसमें भी एक स्फेरिकल शेप थी। यहाँ पर भी बैलून की एक स्फेरिकल शेप है, उसमें भी स्फेरिकल शेप के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, यानी सरफेस के ऊपर हुआ था। और इस केस में भी बिल्कुल ऐसे है। तो आपको याद होगा वहाँ पर भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आंसर 0 आया था। तो हम इसको स्टार्ट कैसे लेंगे? सबसे पहले आपने बताना है कि yes, E is necessarily 0 inside a rubber balloon if the balloon is spherical and charge is distributed uniformly over the surface। यानी आपने yes करके बाकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको प्रूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ आपने पढ़ा है फ्लक्स इक्वल होता है 1/ε0 टाइम्स इंटू चार्ज इनक्लोज्ड। अब देखिए चार्ज इनक्लोज्ड इस केस में 0 है क्योंकि इनसाइड द सरफेस देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट। तो चार्ज अगर 0 है इसका मतलब आपका फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? 0। अब फ्लक्स है ई डॉट ए के बराबर। अब दोनों में अगर आप देखें फ्लक्स 0 के इक्वल है, ई डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब इस केस में ए तो 0 नहीं हो सकता, यानी एरिया तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब ई 0 के इक्वल है, तो हम कहते हैं हेंस द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई इज 0 इनसाइड अ स्फेरिकल बैलून। तो इसका आंसर था यस, ई 0 होता है इनसाइड अ स्फेरिकल बैलून में। इनसाइड अ स्फेरिकल बैलून ई किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि इज इट ट्रू दैट गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ लाइन of force crossing any closed surface in the outward direction is proportional to the net positive charge enclosed within it। क्वेश्चन है कि जितनी जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स हैं किसी क्लोज सरफेस को क्रॉस करती हैं, क्या वो प्रोपोर्शनल होती हैं नेट पॉजिटिव चार्ज के? तो येस, इट इज़ ट्रू दैट टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नेट पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। यानी आपने बोला येस, वाकई ऐसा होता है कि गॉसेस लॉ में की स्टेटमेंट क्या है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स प्रोपोर्शनल होती हैं नेट पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड विद इन इट के। तो ये हमने यस करके बाकी हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ही आंसर में लिख दिया। अब हम इसको प्रूव भी करेंगे कि कैसे ऐसा होता है। आपने पढ़ा है फ्लक्स किसकी इक्वल है? 1/ε0 टाइम्स इंटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। अब यहाँ पर 1/ε0 क्या है? कॉन्स्टेंट है। कांस्टेंट को आप हटाएं तो आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा सकते हैं। तो आप कहते हैं कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट।
तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका टोटल चार्ज है वो किसके प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है। यानी जितना आपका चार्ज इंक्रीज करेगा उसके साथ साथ फ्लक्स भी आपका इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट वाकई ट्रू है आपकी कि जो टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, नेट पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस के। उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं और क्वेश्चन है डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और ऑफ द लो पोटेंशियल। सबसे पहले ये चीज़ तो आप समझें कि इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज। अब हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल से क्या मुराद है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को हम हाई पोटेंशियल का नाम देते हैं और नेगेटिवली टर्मिनल ऑफ बैटरी को हम लो पोटेंशियल का नाम देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो नेगेटिव की पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन होगी। पॉजिटिव यानी कि हाई पोटेंशियल, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, देयरफॉर इट विल मूव फ्रॉम द पॉइंट एट लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द पॉइंट एट हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, लो से हाई पोटेंशियल की तरफ, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि इसकी अट्रैक्शन है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ यानी कि हाई पोटेंशियल के साथ। तो ये था हमारा आज के हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 12 के।